लाइव नवभारत पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। वक्त हो गया है देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद का। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। और आज का सवाल कि अमित शाह बनाम ममता बनर्जी, बात दुर्योधन दुशासन तक कैसे पहुंच गई? शाह मोदी की किस बात से ममता इतनी आग बबूला हो गई? घुसपैठ हिंदुत्व पर सीधी लड़ाई आखिरकार किसकी जमीन खिसकी है? दरअसल आज सबसे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कोलकाता में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में घुसपैठिए के मुद्दे पर ममता सरकार को जमकर घेरा। हिंदुत्व की रफ्तार जो हाल फिलहाल में ममता बनर्जी की दिखी है, उसको भी निशाने पर लेते हुए अमित शाह ने दो टूक कह दिया कि मरहम से काम नहीं चलने वाला है, ममता सरकार की विदाई का वक्त आ गया है। जवाब में ममता बनर्जी ने दुशासन, शकुनी, मामा का चेला, पता नहीं क्या क्या कह दिया। करेंगे डिबेट, लेकिन पहले रिपोर्ट आप देखिए। सारे घुसपैठियों को चुन चुन कर भारत के बाहर निकालने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की बंगाल सरकार करेगी। এই দুর্যোধনদের বিরুদ্ধে লড়ব, এই দুঃশাসনদের বিরুদ্ধে লড়ব, লড়ব, গড়ব, জিতব। बंगाल की हिंदुओं के हृदय पर घाव इतना गहरा बैठ गया है कि कोई मरहम काम नहीं आएगा। अब आपका जाने का समय तय हो गया है। देश और दुनिया नए साल के स्वागत के लिए तैयार है, तो उधर बंगाल में आर पार की लड़ाई का मंच भी लगभग तैयार है। मुद्दा है हिंदुत्व और घुसपैठिया। आज गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल पहुंचे तो ममता बनर्जी की विदाई की हुंकार भर दी। इस हुंकार में घुसपैठियों पर चोट तो हो ही रहा, बंगाल में हिंदू फैक्टर पर भी आर पार की तैयारी है। ऐसा इसलिए क्योंकि कल ममता बनर्जी ने कोलकाता से सटे न्यू टाउन में दुर्गा मंदिर की नींव रखी, फिर सिलीगुड़ी में महाकाल मंदिर बनाने का ऐलान कर दिया। अब बंगाल में बीजेपी का चक्रव्यूह तैयार करने अमित शाह पहुंचे तो उन्होंने उसी टेंपल पॉलिटिक्स को लेकर ममता बनर्जी को कटघरे में खड़ा कर दिया। ममता को आड़े हाथों लेते हुए इसे चुनावी मजबूरी और बहुत देर से उठाया गया कदम करार दिया। मंदिर और मस्जिद दोनों की राजनीति कौन कर रहा है? एक तृणमूल से निकले हुए एमएलए कर रहे हैं और एक तृणमूल कांग्रेस कर रही है। तो भाई किसी भी कारण से मंदिर बनाती है, इसका स्वागत करता हूं, मगर बहुत देरी कर दी है उन्होंने। अमित शाह ने ममता बनर्जी के हिंदुत्व के दिखावे पर यूं ही हमला नहीं बोला। ममता राज में कई फैसले और बयान आए, जिसमें मुहर्रम के चलते दुर्गा पूजा विसर्जन पर रोक, मुहर्रम के लिए अलग कॉरिडोर, मकर संक्रांति पर आरएसएस की सभा पर रोक, विद्या भारती के 125 स्कूलों को बंद करने का फैसला, जय श्री राम के जयकारे पर लोगों को हिरासत में लेना, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को बीजेपी का चुनावी गिमिक बताना, महाकुंभ को मृत्यु का कुंभ बताना प्रमुख है। बीजेपी इसे हिंदू आस्था पर चोट बताती है और इसी चोट को लेकर अमित शाह ने बंगाल के हिंदुओं के हृदय पर घाव की बात कह दी। सांप्रदायिक तुष्टीकरण को इस राज्य सरकार ने अपनी नीति के रूप में स्वीकार कर लिया है। अब मरहम लगाने का प्रयास हो रहा है, मैं सुबह से देख रहा हूं, मगर अब मरहम लगाने से कुछ नहीं होता है। हृदय पर, बंगाल की हिंदुओं के हृदय पर घाव इतना गहरा बैठ गया है कि कोई मरहम काम नहीं आएगा। अब आपका जाने का समय तय हो गया है। अमित शाह कह रहे मंदिर बनाकर हिंदुओं के घाव पर मरहम लगाने से कुछ नहीं होने वाला। अब बंगाल से ममता की विदाई तय है। अमित शाह ने सीधे ममता बनर्जी को टारगेट पर लिया तो पलटवार में ममता बनर्जी के बोल बिगड़ने लगे। একজন দুঃশাসন এসছেন বাংলায়। ভোট আসলে দুর্যোধন আর দুঃশাসনরা আসেন, ওদের চোখে দেখবেন, দু চোখে দেখলেই আতঙ্ক হবে। এই বুঝি কিছু ক্ষতি করতে এলো রে, এলো রে, এলো রে, এলো রে, গেল রে, গেল রে, গেল রে। দুঃশাসন বাবু এসছেন, শকুনি মামার চেলা চামুন্ডারা ঘুরে বেড়াচ্ছে আর বলে বেড়াচ্ছে
বাংলায় নাকি 1.5 কোটি লোকের নাম বাদ যাবে কেন? बौखलाहट में दीदी अमित शाह की तुलना दुशासन से कर रही। सवाल है, क्या वाकई बंगाल में खेल पलट रहा? इससे पहले ममता की सियासत पर सबसे बड़ा और सबसे गंभीर हमला अमित शाह ने घुसपैठ को लेकर भी किया। कि असम में घुसपैठ क्यों बंद हो गई, त्रिपुरा में घुसपैठ क्यों बंद हो गई, गुजरात और राजस्थान की बॉर्डर पर घुसपैठ क्यों नहीं होती है, पंजाब की बॉर्डर पर घुसपैठ क्यों नहीं होती है, कश्मीर की बॉर्डर पर घुसपैठ क्यों नहीं होती है, सिर्फ बंगाल में क्यों होती है? क्योंकि आपकी निगहबानी में घुसपैठ कराई जाती है और बंगाल को धीरे धीरे डेमोग्राफी चेंज कर आपकी वोट बैंक को पुख्ता करनी चाहती है। अगला चुनाव घुसपैठियों को निकालने के मुद्दे पर और घुसपैठ रोकने के मुद्दे पर लड़े जाने वाला है, क्योंकि न केवल ये बंगाल का अब मामला रहा है, अब ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है। देश की संस्कृति को बचाना है, देश की सुरक्षा को सुनिश्चित करना है, तो बंगाल की बॉर्डर सील कर दे, ऐसी देशभक्त सरकार यहां लानी पड़ेगी, जो ममता बनर्जी नहीं कर सकती, केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी कर। तो क्या घुसपैठियों पर यह फाइनल चोट 2026 में बीजेपी के लिए सत्ता की चाबी बनेगी? क्या मंदिर बनाम तुष्टीकरण की ये लड़ाई ममता के अभेद किले में सेंध लगा पाएगी? सवाल बड़ा है, क्या बंगाल का हिंदू वोटर ममता के मंदिर वाले मरहम पर भरोसा करेगा या शाह की सुरक्षा वाली हुंकार पर, या फिर ममता की सियासत इस चक्रव्यूह में भी रास्ता कोई निकाल लेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। तो चलिए आपने रिपोर्ट देखी, मैं आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। विजय शर्मा भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता, शिराज नायर है बीएसपी के नेता और प्रवक्ता, स्वयं पुरोहित जी टीएमसी के नेता और प्रवक्ता, साजिद रशीदी जी प्रेसिडेंट ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के, और तारिक खान समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत स्वयं पुरोहित आपसे करता हूं। घुसपैठियों की बात से इतनी बेचैनी कि दुर्योधन दुशासन पता नहीं क्या क्या बोल गई दीदी। नहीं, देखिए, दुर्योधन और दुशासन का जो उच्चारण किया गया है उसमें आपको समझना है कि उनकी जो परिभाषा थी, दुर्योधन और दुशासन ने क्या किया, अहंकारवश आप कुचलने के लिए, जब पांडवों ने 5 गांव मांगे थे तब पांडवों को 5 गांव नहीं दिए गए, और आज देश के अंदर में जो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री बैठे हैं वो बोलते हैं कि हमसे देश के अंदर में हमसे बॉर्डर सीमाएं संभली नहीं जा रही है, घुसपैठ हो रही है, और इसके लिए राज्य सरकार जिम्मेदार है। यह पहली बार सुन रहा हूं। त्रिपुरा में इनकी सरकार है, त्रिपुरा में जब घुसपैठ होती है तब प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी कुछ नहीं बोलते हैं। जब कश्मीर के अंदर में सरेआम बंदूक लेके आतंकवादी घुसते हैं तब ये चुप रहते हैं, और हमारी माताओं बहनों के जो सिंदूर उजाड़े जाते हैं उनके ऊपर इनको राजनीतिक रोटियां सेकनी है। दिल्ली में बम ब्लास्ट होता है, उसके बारे में गृह मंत्री ये बात नहीं करेंगे। अपनी जो नाकामियां है, अपनी अयोग्यता है, उसका ठीकरा आप राज्य सरकार पर इसलिए फोड़ रहे हैं क्योंकि यहां पर भाजपा की सरकार नहीं है पश्चिम बंगाल में, न भूते न भविष्यते, न थी न है न होगी। मगर देखिए, सच्चाई ये है कि देखिए, देश का गृह मंत्री आकर झूठ बोलता है कि पश्चिम बंगाल की सरकार हमारे साथ में कोऑपरेट नहीं करती है। आप बताइए तो अंडाल एयरपोर्ट बना, किसने जमीन दी? आप बॉर्डर सीमा पर जो भी बातें होती है वो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और बांग्लादेश की जो बीजीबी है, इन दोनों के समन्वय से कोई भी तरह की बात होती है। अगर कहीं घुसपैठ, आप इमीडिएट एक्शन लीजिए, आपके पास अधिकार है, देश आप चला रहे हैं, आप पूरे विश्व में डंका बजा रहे हैं, और एक राज्य सरकार का बकाया पैसा आप नहीं देते हैं। 2 लाख करोड़ रुपया पश्चिम बंगाल सरकार का कानूनन बकाया है। हाईकोर्ट ने संज्ञान ले लिया, सुप्रीम कोर्ट ने आपकी एसएलपी खारिज कर दी, मगर आपको नहीं देना है क्योंकि आपको बंगालियों से दिक्कत है, बंगाली भाषा बोलने वाले व्यक्तियों से दिक्कत है। तो आप देखिए दूसरे राज्यों में बंगाली बोलने वाले व्यक्ति के साथ में कैसा व्यवहार होता है, उनके साथ में बांग्लादेशी बोला जाता है, घुसपैठिए बोले जाता है, इनके नेता बोलते हैं रोहिंग्या घुस गए। आप मुझे बताइए 58 लाख लोग जो जिनके नाम वोटर लिस्ट में नहीं है, जो मर गए, ये तो समरी रिवीजन का काम इलेक्शन कमीशन का हर साल रहता है, उन्होंने नहीं काटे। ये गलती क्या राज्य सरकार या तृणमूल कांग्रेस की है क्या? मगर आज जिस हालात में देश में खड़ा कर दिया है लोगों को कि लोग कागज लेकर के घूम रहे हैं, ये ठीक नहीं है। ठीक है, और ये नहीं, आपको कागज दिखाने से दिक्कत है। ठीक है, आपसे बंगाल को लेकर सवाल पूछा स्वयं भाई, तो आप दिल्ली त्रिपुरा पता नहीं कहां चले गए, चले जाइए सर, चले जाइए, दिखा रहे हैं। नहीं, ठीक है सर, ठीक है, लेकिन बंगाल में ना सर, आप बंगाल में चुनाव लड़ रहे हैं, दिल्ली में तो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। आपने एक बात कही,
आपकी तमाम बातों का जवाब विजय शर्मा देंगे। आपने एक बात कही, आप देश का गृह मंत्री का बयान हाँ, नहीं ठीक है, देश का गृह मंत्री स्वयं भाई ठीक है, तो उसका सर देश के गृह मंत्री ने कहा, लेकिन आप चुनाव बंगाल में लड़ेंगे, आप त्रिपुरा और दिल्ली में जाकर चुनाव नहीं लड़ने जा रहे हैं। मैं आपकी बात से ठीक है, मैं एक सवाल आपसे के अंदर में बंगाल के नीतियों पर चुनाव लड़िए, ठीक है, बंगाल के कामों पर चुनाव लड़िए, ठीक है सर, बंगाल पर हम चुनाव लड़ रहे हैं। स्वयं प्रकाश पुरोहित, स्वयं प्रकाश पुरोहित जी सवाल सुनिए, स्कीम है, आपकी सारी बातों का जवाब विजय शर्मा देंगे, लेकिन मेरा एक सवाल है। आपने कहा कि पांडव ने भी 5 गांव मांगे थे, जी, आप किसके लिए 5 गांव चाहते हैं? घुसपैठियों के लिए 5 गांव मांगने वाली बात कहां से आ गई? नहीं, हम पश्चिम बंगाल के जो बकाया पैसा है, बंगाल के सरकार का, बंगाल की जनता का, मनरेगा का, जो गरीब के मजदूरों का पैसा है, बकाया है, मोदी जी, गृह मंत्री जी, आप तो दे दीजिए, मगर माथा नीचे करके नहीं स्वयं जी, मैंने आपसे सवाल सर घुसपैठियों को लेकर पूछा था। आवास योजना का पैसा अमित शाह ने घुसपैठियों को लेकर आपके हिंदुत्व की रफ्तार पर हमला किया तो दुर्योधन और दुशासन तक आप पहुंच गए, क्यों पहुंच गए? ये मैंने सवाल पूछा तो आप कह रहे हैं कि पांडवों ने भी 5 गांव मांगा था। मैं तो वही पूछ रहा हूं कि आपके लिए 5 गांव का मायना क्या है? घुसपैठियों के लिए जमीन जो बांग्लादेश चले गए भागकर, उन्हें नहीं जाना चाहिए था। की परिभाषा यही है कि शकुनी की चाल, शकुनी की जो चाल चली जा रही है ना, कि कैसे राज्य सरकारों को ईडी सीबीआई, नेताओं को ईडी सीबीआई का डर दिखा करके कि आप देखिए। नहीं, वो 5 गांव किसके लिए बैठा था? शुभेंदु अधिकारी रुपया लेते हुए स्वयं जी, मैं वो 5 गांव से आगे नहीं बढ़ूंगा सर, टीवी चैनल में दिखाया है स्वयं जी, मैं 5 गांव से आगे नहीं बढ़ूंगा। भ्रष्टाचार की बात करते हैं आपको, मैं 5 गांव से सर आगे नहीं बढ़ूंगा। नहीं, आप मत बढ़िए। वो 5 गांव किसके लिए चाहिए आपको बताइए मुझे? 5 गांव इतना ही है। आप खुद को पांडव, इनको कौरव बता रहे हैं, तो आपको 5 गांव किसके लिए चाहिए? वो पैसा आप क्यों नहीं, तो सीधे पैसा बोलते। मैं पूछ रहा हूं 5 गांव किसके लिए चाहिए? बंगाल की जनता के अधिकार की बात कर रहे हैं, बंगाल के जनता के अधिकारों की बात कर रहे हैं, बंगाल के जनता का, गरीब जनता का पैसा जो आपने रोक के रखा है वो नहीं दे रहे हैं। ना चुनाव आता है स्वयं जी, पक्षियों की तरह सर बहुत विनम्रता के साथ, बड़े बयान स्वयं जी बहुत विनम्रता के साथ, मेरी एक आदत है सर, मैं अपने सवाल और सवाल के बीच में जो जवाब आता है उसकी लाइन पकड़कर वहीं पर टिका रहता हूं। तो मेरे टिकने की एकमात्र जगह है 5 गांव आपको किसके लिए चाहिए? अमित शाह ने कहा कि डेमोग्राफी चेंज हो रही है। आप क्या इंकार करने के स्वयं जी की जब एसआईआर शुरू हुआ तो बांग्लादेश की सीमा पर लाइन लग गई, बांग्लादेश वापस जाने के लिए? क्या आप इंकार कर देंगे इस बात से? कौन थे वो लोग? कैसे रह रहे थे बंगाल के अंदर? अरे तो कैसे आ सकते हैं राकेश जी? ओ राकेश जी, क्या बच्चों की तरह आप बात करते हैं? अच्छा, मैं बच्चों की तरह बात कर रहा हूं। ऑफिस में जहां बैठकर आप डिबेट कर रहे हैं, हाँ। बिना सिक्योरिटी के, सुनिए ना, बिना सिक्योरिटी के कोई व्यक्ति अंदर आ सकता है? नहीं आ सकता है, तो और न है करेंगे। स्वयं प्रकाश पुरोहित आपको चैलेंज देता हूं, आकर ऑफिस में एक भी घुसपैठियां दिखा दीजिए। चार्ज करेंगे, आपको चार्ज करता, यहां पर आकर आप एक भी घुसपैठियां दिखा दीजिए। जो बाहरी व्यक्ति, हाँ यस, क्योंकि यहां पर गार्ड्स और तमाम व्यवस्थाएं ऐसी हैं कि नहीं कोई आ सकता। अभी जो लोग, और बीच में चेक भी होता है। कहा है बंगाल में आप लोगों ने क्यों नहीं चेक किया? कैसे बैठे हुए थे? कैसे बांग्लादेश की सीमा पर लाइन लग गई भाई? पांडे जी, आप लोग देश को गुमराह कर रहे हैं। अच्छा, हम गुमराह कर रहे हैं? आप 5 गांव मांग ले तो गुमराह नहीं कर रहे हैं। गुमराह करने के लिए, और मैं 5 गांव पर पूछ ले रहा हूं किसके लिए 5 गांव चाहिए, तो मैं गुमराह कर रहा हूं। नहीं दिखा रहे हैं। आप बताइए, 5 गांव पश्चिम बंगाल की जनता का जो बकाया पैसा है, पूरा पश्चिम बंगाल के लोगों का है। मुझे यह बताइए, पूरा पश्चिम बंगाल इस देश के लोगों का है, लेकिन पश्चिम बंगाल की रत्ती भर जमीन घुसपैठियों की थोड़ी नहीं हो सकती भैया। तो मोदी का हो गया क्या? अमित शाह सबका है, आपका है, मेरा का है, मोदी का है, रशीदी जी का है, सबका है। मालिक हो गए क्या? हमारे जमींदार हो गए क्या? अमित शाह मालिक है क्या? बंगालियों के मालिक नहीं हुए हैं। हाँ। सुन लीजिए, ये बंगाल की जनता है और यहाँ पे क्रांति सबसे पहले जब अंग्रेजों को उखाड़ के फेंकी है, तो आने वाले समय में नहीं ठीक है, दिल्ली में बैठी है, ठीक है, इसको भी उखाड़ के फेंकी। ठीक है, मैं शिराजी आपके पास आता हूं क्योंकि ये सीधे मुद्दा तो जुड़ा हुआ है, लेकिन एक पहले पॉलिटिकल बात हुई है तो रिएक्शन ले लूं। विजय शर्मा, इन्हें 5 गांव चाहिए, किसके लिए? ये बहुत सारी बातें कोट अनकोट है, आप दे क्यों नहीं देते 5 गांव इन्हें? राकेश जी, जितनी बातें पुरोहित जी ने की है वो बुरी तरह से हताश है और निराश है, क्योंकि आज जिस तरह से माननीय गृह मंत्री जी ने वहां बंगाल की धरती पे, जो पावन धरती है जहां से हमारी उत्पत्ति हुई है जनसंघ की, वहां बैठ के आईना दिखा दिया ममता दीदी को और बता दिया एक भय, भ्रष्टाचार, किस तरह से कटमनी, किस तरह से वहां बेटी जो है और हमारी माता बहनों की आबरू लूटी जाती है, ममता दीदी घुसपैठियां घुसाती है,
वो पूरी देश की जनता देख रही है। आपने देखा होगा किस तरह से कह रहे हैं दुर्योधन, दुशासन, अरे और भी कुछ गाली देना दीजिए। बंगाल की जनता ने मन बना लिया है इनको रास्ता दिखाने का, क्योंकि इन्होंने बंगाल को बिल्कुल तबाह करके रख दिया है। 7,000 कंपनियां छोड़ के चली गई इनके राज में, बताइए। एक जवाब नहीं है इनके पास। अरे जवाब दीजिए, तथ्य के आधार पर दीजिए। तू मैं क्यों करते हो? आप मुझे बताइए, कोई भी घुसपैठिया देश के किसी कोने में पकड़ा जाता है तो उसके पास जो आई कार्ड होता है, आधार कार्ड होता है, वो बंगाल का क्यों मिलता है? आपके पटवारी, आपकी पुलिस क्या कर रही है? और मैं कोट करता हूं माननीय गृह मंत्री जी को, उन्होंने संसद में बयान दिया था कि हमने सारी सीमा पर बाड़ लगा दी, केवल मात्र वेस्ट बंगाल की सीमा है जहां 450 किलोमीटर के आसपास ऐसी है जिसके ऊपर ये सीमा के ऊपर बाड़ नहीं लगाने दे रहे, क्योंकि राज्य सरकार जमीन उपलब्ध कराती नहीं। लेकिन विजय शर्मा जी पूछ रहे हैं, स्वयं प्रकाश पुरोहित पूछ रहे हैं कि अगर सिर्फ बंगाल में घुसपैठ हो रही है, सिर्फ बंगाल में घुसपैठ हो रही है तो पहलगाम कैसे हो गया? वो ये भी पूछ रहे हैं कि फिर दिल्ली कैसे हो गया? वो सवाल ये भी कर रहे हैं, असम में कितने घुसपैठिए निकाल दिए गए, वहां पर कैसे पहुंच गए अगर सिर्फ बंगाल में घुसपैठ हो रही है? तो वो ये भी पूछ रहे हैं सवाल। राकेश जी, मुझे लगता है आप इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपको भी पता होगी आए दिन किस तरह से बम ब्लास्ट होते थे। आज अगर इस दिल्ली वाले को छोड़ दें तो देश के किसी बड़े शहर में आप मुझे कोई बड़ा आतंकी घटना दिखा दीजिए, मैं चुनौती देता हूं टीएमसी को। कैसे झूठ फैलाते हैं ये बातें। और कश्मीर का भी मैं इनको हवाला देता हूं, तो हालांकि बंगाल के ऊपर बात हो रही है, कश्मीर में कहां गए वो पत्थरबाजी की घटनाएं? आतंकवादी घटनाओं में 80% से ज्यादा की कमी आ गई। कैसे फौजियां हमारे वहां सुरक्षित हो गए हैं? ठीक है, तो ये बातें, ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूं। श्रीराज नायर जी के ऊपर बातें करते हैं। श्रीराज नायर जी 5 गांव चाहिए पश्चिम बंगाल सरकार को, स्वयं प्रकाश पुरोहित को 5 गांव चाहिए, किसके लिए? देखिए, अंग्रेजी में कहावत है, डेमोग्राफी डिसाइड्स योर डेस्टिनी। जनसंख्या का संतुलन आपके भविष्य को निर्धारित करेगा। पहले ही एक बार बंगाल का विभाजन केवल और केवल इसलिए हुआ कि वहां पर जनसंख्या का संतुलन बिगड़ा। मुसलमान बंगाली हिंदू बंगाली के साथ रहना नहीं चाहते थे, और जो 2 नेशन थियरी के अंतर्गत पाकिस्तान में पूर्वी बंगाल चला गया। और एक बार जाने के बाद वहां के जो हिंदू थे उनकी क्या दुर्गति हुई हमने देखा है। उसके बाद जब विभाजन के बाद भी जो बंगाल बचा, पश्चिम बंगाल, उसमें करीब करीब 27 से 30% मुसलमान है। और हिंदुओं की कई जिलाओं में क्या हालत है किसी से छुपी नहीं है। पूरे विश्व भर में मानवाधिकार आयोग इस विषय का संज्ञान ले चुका है। टाइम्स स्क्वायर यूएसए में भी इसके लिए एजिटेशन और डेमोन्स्ट्रेशन हुए हैं। तो पश्चिम बंगाल की सरकार, ममता बनर्जी मोहतरमा जानती है इस बार उनकी दाल गलेगी नहीं। पिछली बार ही उनकी दुकान बंद होने वाली थी, आखिरी के समय में उन्होंने पांव तुड़वाने का ड्रामा किया, नाटक किया, लोगों की सहानुभूति मिली और जीत गई। लेकिन इस बार जिस प्रकार से बंगाल में बहनें, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, जिस प्रकार से कंपनियां वहां से भाग रही हैं, जिस प्रकार से धड़ल्ले से लूट मची हुई है, जिस प्रकार से हिंदुओं का पलायन हो रहा है, जिस प्रकार से इलेक्शन कमीशन ऑफ भारत ने जैसे ही एसआईआर डिक्लेयर किया, एक बड़ी तादाद में बांग्लादेशी वापस जा रहे हैं, तो ये सब ममता बनर्जी को एक्सपोज कर दिया है। और अब जैसे माननीय गृह मंत्री साहब ने जो बताया, उनकी दुकान बंद होने वाली है। आने वाले चुनाव में उनका सुपड़ा साफ होना निश्चित है। ठीक है सर, किसका सुपड़ा साफ होता है ये तो पता चल जाएगा जब चुनाव होगा। लेकिन तारिक भाई, ये घुसपैठियों की बात आते ही क्यों इतनी बेचैनी होने लगती है? हमने यूपी में भी देखा है, बंगाल में तो बांग्लादेश सीमा पर लाइन लग गई थी, ये तो सबने देखा था, हमारे रिपोर्टर्स भी वहां तक पहुंचे थे। अभी आपने अमित शाह साहब का एक बयान दिखाया, उसमें वो कह रहे थे कि बंगाल में घुसपैठ होती है और स्टेटों में घुसपैठ नहीं होती। तमाम जगह जहां पर और सरकारें, उन्होंने कई स्टेटों का नाम लिया, आसाम का नाम लिया। तो क्या घुसपैठ बंद हो गई भारत में? तो फिर आपका मुद्दा ही खत्म हो गया, क्योंकि जितनी भी घुसपैठ हो रही है आपके हिसाब से सिर्फ बंगाल में हो रही है और भारत के किसी भी हिस्से से कोई भी घुसपैठ नहीं हो रही है। तो 24 घंटा जो ये गाना गाते रहते हैं, घुसपैठिए घुसपैठिए घुसपैठिए, आपका लूटेंगे, ये ले जाएंगे, वो ले जाएंगे, घुसपैठिए आपको लूट ले जाएंगे, ये सब सिर्फ चुनावी मुद्दा है। बिहार में 200-300 घुसपैठिए नहीं मिले थे, सिर्फ चुनावी मुद्दा है
चुनाव जीतने के लिए आप घुसपैठियों को अपनी खोपड़ी में बैठाल कर इधर उधर घुमा रहे हैं, जब और स्टेट में है ही नहीं घुसपैठिए। कौन आया आपने कि हमारा नाम कट गया और हम है वोटर? किसी के बीच में नहीं बोला मैं चाहता हूं कि पांडे जी, मैं किसी के बीच में नहीं बोला। इन मोहतरम इन जनाब से कहिए, अभी मैं चुप जाऊंगा, बोलेंगे। अब अभी आप कह रहे थे कि फेंसिंग नहीं करने दी जा रही है बंगाल में, ये भी अमित शाह साहब कहते हैं अभी अपने संबोधन में। उन्होंने कहा आसाम की फेंसिंग है 78% टोटल जो भी बॉर्डर है, और पश्चिम बंगाल की है 74%। ममता बनर्जी रोकती तो 74% फेंसिंग कैसे होती? कई सालों से सरकार है ममता बनर्जी की। तो ये जो ये एकदम जिस तरीके के आरोप लगाए जाते हैं ना मंचों से, खासकर इसमें माहिर है अमित शाह झूठ बोलने के। कैसे आसाम में तो आपकी सरकार है, फेंसिंग वहां भी हो रही है। अब जहां पर फेंसिंग नहीं हो कर पा रहे हैं केंद्र सरकार, उसमें आरोप लगा दिया ममता बनर्जी पे कि भाई आप करिए। अब आ जाते हैं मंदिर के ऊपर। मंदिर बनाना भाजपा का पेटेंट है क्या? और हिंदू लोग मंदिर नहीं बना सकते, लेकिन मंदिर तभी बनेगा जब भाजपा उसको अपना एजेंडा बनाएगी। उसको मंदिर तभी माना जाएगा, वरना वो मंदिर अभी तो मैं मंदिर तक पहुंचा भी नहीं तारिक भाई। मैं पहुंच रहा हूं। आप तो पहले आप पहुंच जाएंगे तो फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। नहीं, मेरे लिए और इसलिए मुश्किल हो जाएगी, इसलिए मुश्किल हो जाएगी कि पश्चिम बंगाल में जो मंदिर बन रहा है वो सरकारी फंड से बन रहा है। अरे तो और यही राम मंदिर जो जनता के फंड से बना है, उस पर बहुत दिक्कत हो गई। बीजेपी का इवेंट है, चुनावी गिमिक है। अब ये ना बीजेपी, अब ये ना सरकार का फंड है, ना टीएमसी का फंड है, और ना ये चुनावी गिमिक है। सुन लीजिए, अगर राम मंदिर को बीजेपी अपने मैनिफेस्टो में लेके आती है, मास्टर स्ट्रोक 40 साल पहले बीजेपी ने अपना वादा पूरा कर दिया। ऐसे ही ममता बनर्जी अगर एक मंदिर बना दे वो राजनीति के लिए हिंदू ना अरे करिए, मैं ये ना पेटेंट है, पेटेंट नहीं है, लेकिन वही राम मंदिर जब बीजेपी के मैनिफेस्टो में गया, वही राम मंदिर बीजेपी के मैनिफेस्टो में गया तो आप लोगों ने कहा कि ये धर्म की सियासत है। लेकिन टीएमसी के मैनिफेस्टो में जब जाएगा तो आप कह रहे हैं कि ना धर्म पर सबका अधिकार है। पेटेंट है क्या बीजेपी का? साबित करना चाहते हैं कि मंदिर जब बीजेपी बनाएगी तभी वो मंदिर होगा, वरना आप उसको मंदिर मानेंगे ही नहीं। सबको अधिकार है। नहीं, सबको अधिकार है तारिक खान, सबको अधिकार है। आप भी 3-4 मंदिर अपने मैनिफेस्टो में ले जाइए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरी दिक्कत यह है कि जब राम मंदिर मैनिफेस्टो में आता है तो आप कहते हैं धर्म का इस्तेमाल हो रहा है, भगवान का नाम सियासत के लिए लिया जा रहा है। लेकिन जब ममता बनर्जी ले रही है तो कह रहे हैं अरे ये तो बहुत अच्छी सियासत है भाई। ये डबल स्टैंडर्ड क्यों तारिक खान? अगर ये डबल स्टैंडर्ड क्या? यस, ये डबल स्टैंडर्ड है। 10 सेकंड दीजिए मुझे, प्लीज 10 सेकंड दीजिए। जब हम मंदिर नहीं बनाते हैं तो आप कहते हैं कि मंदिर नहीं आओगे, तारीख बताओ कब आओगे, तुष्टीकरण। हमारे नेता इटावा में बहुत बड़ा मंदिर, अब इटावा नहीं जाइए, इटावा नहीं जाइए। हाँ, बहुत अच्छा मंदिर बन रहा है, बहुत अच्छा मंदिर बन रहा है। बनने के क्रम में मैं 2 बार जाकर देख भी आया हूं तारिक खान, बहुत अच्छा मंदिर बन रहा है। अब की बार जाऊंगा तो फिर भी दर्शन करूंगा। लेकिन मैं ये पूछ रहा हूं कि राम मंदिर बने तो दिक्कत और टीएमसी बनवाए तो फिर दिक्कत नहीं, फिर बड़ी अच्छी सियासत। ये डबल स्टैंडर्ड क्यों? यहां तो सरकार के फंड से बन रहा है। आपका भी तो डबल स्टैंडर्ड है। क्यों मेरा डबल? की एक बार तारीफ कर दीजिए। मैं तो कर रहा हूं तारीफ, हिंदू, अरे मैं कर रहा हूं तारीफ। कहिए ममता दीदी जिंदाबाद। नहीं, मैं यहां पर किसी नेता का जिंदाबाद नहीं करूंगा। तो बीजेपी मैं आपकी पार्टी का या किसी पार्टी का कार्यकर्ता थोड़ी नहीं हूं कि जिंदाबाद करूंगा। छोड़िए, पत्रकार और नेता में फर्क होता है तारिक खान, ये समझिए मेरी क्लास में। ममता दीदी मंदिर बना रही है सबको मिलकर। लेकिन ममता दीदी के मंदिर बनाने पर इसलिए सवाल नहीं उठाएंगे क्योंकि ममता दीदी हमारे साथ की हैं। बीजेपी विरोधी है इसलिए वो धर्म की सियासत करती है। ममता बनर्जी हमारे साथ की है इसलिए वो आस्था का सम्मान कर रही है। अरे ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी मंदिर बनाए आपको तो तारीफ करनी चाहिए जो हिंदूवादी लोग हैं। वीएचपी को श्रीराज नायर, मैं आता हूं साजिद रशीदी, 1 मिनट और दे दीजिए। श्रीराज नायर जी अब ये लाए ही हैं, तो मेरा एक सवाल है कि क्या ये बाबरी से मुस्लिम वोट बैंक उधर जा रहा था तो हिंदू वोट बैंक, क्या ये ना माना जाए कि अपने पाले में करने के लिए मंदिर पर मंदिर बन रहा है? बिल्कुल, ममता बनर्जी मोहतरमा अब तक तो चुनाव आ रहे थे, उससे पहले तो उन्होंने कभी हिंदुओं की बात नहीं की है। और अभी आप देखिए यहाँ पे बांग्लादेश में दीपू दास की हत्या जिस प्रकार से हुई, उसको जला दिया गया। आपने बताइए एक स्टेटमेंट ममता बनर्जी से सुना हो तो ये केवल और केवल चुनाव के समय पर इन्होंने देखा कि हवा की रुख
किस तरफ जा रही है, तो ये इनसिक्योरिटी से बौखलाए हुए एक तरफ हुमायूं कबीर ने उनका अलग एक दुकान चालू किया है, और इन्होंने जिस प्रकार से देखा है कि आज मुस्लिम भी उनसे नाराज है, और ये सब देख करके इन्होंने हिंदुओं को तो पूरी तरह से नाराज करके रखा ही है। जिस प्रकार से बंगाल में हिंदुओं का जीना दुश्वार हो गया है, ये सब देख करके सारे इंटरनल रिपोर्ट्स उनके पास आई हैं। हाँ। और अब केवल और केवल अपने आप को बचाने के लिए ठीक ये एक पैंतरा कर रही है कि अब पैंतरा है। आता हूं स्वयं जी, जरा साजिद रशीदी भी बोल रहे हैं। साजिद रशीदी जी, एक बात अमित शाह ने कही कि मरहम लगाने से अब कुछ नहीं होने वाला है, तो ये तो देखिए आप लोग तो रखते थे, ये कौन सी परिभाषा सेकुलरिज्म है, कम्युनिज्म है, आपके हिसाब से कौन सी परिभाषा? मरहम लगाने को आप कैसे देख रहे हैं? और दूसरी बात ये जो घुसपैठिया वाला चल रहा है। देखिए, संविधान में सबको इजाजत है मस्जिद बनाने की और सबको इजाजत है मंदिर बनाने की, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन यही मस्जिद और यही मंदिर जब सियासत का अखाड़ा बन जाती हैं तो सवाल तो उठता है। हुमायूं कबीर ने जब मस्जिद का ऐलान किया, बुनियाद रखी, तो सबको अच्छा लगा और हमने भी संविधान की दुहाई दी कि हाँ ठीक है, होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए। लेकिन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक बात ये कही कि बाबरी लो और वोट दो। तो ये जो है एक राजनीतिक पैंतरा जो सामने आया हमारे भी, तो हमने कहा कि भाई ये तो आदमी सीधा सीधा मस्जिद के नाम पे वोट मांग रहा है, और जब ये आदमी सीधा सीधा मस्जिद के नाम पे वोट मांग रहा है तो इसको तो लात पड़नी चाहिए, इसको वोट नहीं मिलना चाहिए। मैंने कहा कि इसकी पीठ अपनी तरफ करके मुंह दूसरी तरफ करके इसको लात मारो कि भाई मस्जिद के नाम पे तो वोट कैसे मांग सकता है। ये देश तो धर्मनिरपेक्ष है, ये देश तो किसी भी रियासत को, किसी भी स्टेट को, किसी भी सरकार को ये इजाजत देता ही नहीं, एमएलए एमपी को, कि भाई आप जो है मस्जिद के नाम पे, मंदिर के नाम पे वोट मांगो, ये तो कहता ही नहीं है। तो आपने कैसे हिम्मत और कैसे जिसारत कर ली कि भाई जो है मंदिर के नाम पे आपने कहा बाबरी लो वोट दो। एक पहलू ये है। दूसरा ये है कि जिस वक्त ऐलान किया था हुमायूं कबीर ने, ममता दीदी से एक चूक हो गई असल में। अच्छा। और चूक ये हो गई कि अगर ये उसी वक्त में उनको गिरफ्तार कर लेते तो शायद पाला इनके हक में रहता। इन्होंने मुसलमान वोट बचाने के लिए उसको गिरफ्तार नहीं किया, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। अब पासा उल्टा पड़ गया। पासा उल्टा ये पड़ गया कि भाई अब तो मुसलमान वोट बिखरेगा, तुम्हें नहीं मिलेगा। अब उसकी भरपाई करने के लिए आनन फानन में मंदिर बनाने का ऐलान कर दिया गया। मैं ये पूछना चाहता हूं ममता दीदी से, और जितने भी हिंदू ममता दीदी के साथ हैं, मंदिर बनाना चाहते हैं, ये मंदिर आपको हुमायूं कबीर के बाद क्यों याद आया? आपने हुमायूं कबीर से पहले तो कहीं ऐलान नहीं किया मंदिर का। जब हुमायूं कबीर ने मस्जिद का ऐलान कर दिया तब आपको हिंदुओं के लिए मंदिर याद आ गया। सियासत के लिए जब हमें मस्जिद कबूल नहीं है तो हमें मंदिर भी कबूल नहीं है। कोई हिंदू कौन क्यों कबूल करेगा भाई मंदिर को? आ रहा हूं, तो सियासत के लिए कर रहे हैं ना सब। हमने बाबरी मस्जिद की जो 5 एकड़ जमीन दी गई सरकार की तरफ से, हमने उसमें सियासत ही हमने एक्सेप्ट नहीं की। ठीक है, यहाँ हुमायूं कबीर को भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। अच्छा सुनिए, स्वयं जी कुछ कहना चाह रहे हैं। का राग नहीं होना स्वयं जी आपको काउंटर करना चाह रहे हैं, बोलिए स्वयं जी। करिए भाई, बोलिए। स्वयं प्रकाश पुरोहित बोलिए। आवाज ही नहीं जा रही है उनको। अरे स्वयं प्रकाश देखिए, ये जो बोल रहे हैं मंदिर मस्जिद बनने के बाद, हाँ आवाज थोड़ी डिस्टर्ब थी। मगर देखिए, आप जो सवाल कर रहे हैं मंदिर और मस्जिद का, देखिए पश्चिम बंगाल में जब ममता बनर्जी की सरकार बनी, सर्वधर्म संभाव की बात करती है ममता बनर्जी। चाहे वो फुरफुरा शरीफ मंदिर का डेवलपमेंट हो, चाहे तारकेश्वर मंदिर का डेवलपमेंट हो, चाहे कंकला ताली, जितने मंदिर, कालीघाट, दक्षिणेश्वर मंदिर, आप आइए और देखिए कि सैकड़ों करोड़ रुपए खर्चा कर करके उनके डेवलपमेंट का काम हुआ। जगन्नाथ धाम का मंदिर बना, उसका उद्घाटन हुआ, आप जाकर के देखिए कितने लाखों लोग अब तक उसके दर्शन कर चुके हैं। मगर जब जगन्नाथ धाम का प्रसाद जब वितरण किया जाता है, तब भारतीय जनता पार्टी के नेता उस पर सवालिया निशान खड़ा करते हैं, बोलते हैं ये प्रसाद हराम है। ये कैसा धर्म की बात करने वाले हिंदू धर्म के ठेकेदार बने हैं भाई? कोई पेटेंट राइट ले लिया है क्या भाजपा ने? देखिए, मंदिर और मस्जिद, पेटेंट राइट की बात नहीं हो रही है, पेटेंट राइट की बात ही नहीं हो रही है। मैंने पहले ही कहा कि संवैधानिक अधिकार है सबका, लेकिन मस्जिद के बाद मंदिर क्यों याद आया आपको? ऐसी बात क्यों कर रहे हैं? मस्जिद से पहले क्यों याद नहीं आया? नहीं, उसके पहले बना है, आपको नहीं पता भाई साहब। उसके पहले क्या भी पता नहीं मंदिर बना है, हम आपको नहीं पता है। 2024 में ऑलरेडी
बन के तैयार हो गया। सुनिए राम मंदिर जब बना तो राम मंदिर क्या उसी दिन बना क्या? राम नहीं, मंदिर 2024 में अगर बन के तैयार हो, क्या फार्मूला तैयार हुआ था? मंदिर बन के तैयार हो गया, सा क्लियर होती है। आप उसको आप कनेक्ट मत करिए। नहीं, 2024 में आपने मंदिर का फार्मूला तैयार किया या मंदिर को बना के खड़ा कर दिया? दिन में तो नहीं बना, उसको बनने में 3 साल। अच्छा चलिए, मुझे एक सवाल का जवाब दे दीजिए। मुर्शिदाबाद में सिर्फ मुसलमानों पर कार्रवाई क्यों की आपने? मुर्शिदाबाद में सिर्फ मुसलमान भी जेल में है। कोई भी एक व्यक्ति अगर वो दंगा फसाद, जब दंगा हुआ है तो दंगा तो दोनों तरफ से हुआ होगा ना? सिर्फ मुसलमान ने दंगा किया क्या? प्रशासन क्या जाति? नहीं, सिर्फ मुसलमान ने दंगा किया है। सिर्फ मुसलमान ने दंगा किया है। अगर दंगा कहीं भी हो, आप हिंदू वोट को साधने के लिए मुसलमान को जेल में डालेंगे और आपसे सवाल भी ना पूछे और आप फिर मुसलमानों के हितैषी बनेंगे? ये मैं नहीं कह रहा हूं। अरे आप सुनिए ना। नहीं, एक तरफ से दंगा हो जाता है क्या? पश्चिम बंगाल में रहने आप मुसलमानों को दंगाई कहना चाहते हैं कि बता दीजिए कि मुसलमानों ने एक तरफा दंगा कर दिया, मुसलमान दंगाई है। हर व्यक्ति है वो हिंदू मुस्लिम। आप ये कहना चाहते हैं कि मुसलमान दंगाई हैं, उन्होंने एक तरफ से दंगा कर दिया? चर्च के हिंदुओं की कोई उसमें बात नहीं है। करके बच्चों को क्रिसमस ना मनाने दे। मेरी बात ही नहीं जवाब सुन रहे हैं, आप जवाब देना चाहते हो? अच्छा, एक मिनट में आता हूं। सुनिए, एक मिनट मैं ये कह रहा हूं मेरे भाई, सुनिए, ध्यान से सुनिए। आप ये कह रहे हैं कि दंगाई थे इसलिए अंदर कर दिया। क्या मुसलमान एक तरफ से दंगाई हैं? क्या मुसलमानों को दंगाई मानते हैं आप? एक तरफा मुसलमानों को जेल में डाल दिया आपने। दंगा कराना अगर प्रशासन अगर अपना काम करेगा तो जेल में डाल दिया। तो प्रशासन सिर्फ मुसलमान के लिए क्यों करेगा? दंगा एक तरफ से तो नहीं होता, दंगा तो दोनों तरफ ही होता है। दंगा तो दोनों तरफ ही होता है, एक तरफी कहां से दंगा हो जाता है भाई? आप बैल मुझे मार। बंगाल के साथ में सौतेला व्यवहार किया जाता है। ये लीजिए, बंगाल के साथ में सौतेला व्यवहार हो गया। मैं बात मुसलमान की कर रहा हूँ, आप बात बीजेपी पे चले गए। सौतेला व्यवहार हो रहा है, आपका होमवर्क अधूरा है। आपकी बात जवाब। अच्छा, मैं आता हूँ पीछे, मैं जवाब ही नहीं। स्वयं जी सुनिए सर, सुनिए, इसका जवाब नहीं है हमारे पास। साजिद रशीदी जी सुनिए, आपने कहा ना थोड़ा सा होमवर्क, तो मैं आपको थोड़ा सा होमवर्क बताता हूँ। नहीं, जवाब आपके सवालों का देने के लिए नहीं दिया आपने। आप जो नहीं क्यों? अरे नहीं, स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, कोई भी पैनलिस्ट किसी से भी सवाल पूछ सकता है सर। आप भी किसी से सवाल पूछ। मेरी कम्युनिटी को जेल में डालोगे आप? नहीं, मेरी कम्युनिटी को जेल में डालोगे और मैं सवाल भी ना करूंगा? मान मर्यादा का रखते हुए कोई किसी से सवाल पूछे। चलिए, मैं थोड़ा सा आपके होमवर्क। टीवी चैनल में मुसलमानों को आप जेल में डालो और मैं आपसे सवाल भी ना करूं? रशीदी जी, ये तो अच्छे मुस्लिम हुए आप। स्वयं प्रकाश पुरोहित जी सुनिए, स्वयं प्रकाश पुरोहित जी सुनिए सर, सुनिए स्वयं प्रकाश पुरोहित जी सुनिए। आपने कहा ना साजिद रशीदी जी थोड़ा होमवर्क करके आया करिए। मैं थोड़ा सा होमवर्क आपको बताता हूं। एक मिनट सर सुनिए, मैं आपको समय दे रहा हूं, सुनिए। पश्चिम बंगाल में ही हिंदुओं का घर चिन्हित करके मारा गया। मुहर्रम के चलते दुर्गा पूजा विसर्जन पर किसने रोक लगाई? हनुमान जयंती जुलूस पर लाठीचार्ज किसकी सरकार में हुआ? साउथ दमदम में रामनवमी पूजा पर रोक लगी, फिर कोर्ट ने किसको फटकार लगाई? सुनिए सर, सुनिए, थोड़ा सा होमवर्क है, थोड़ा सा ही है लेकिन है आपके लिए पर्याप्त। मकर संक्रांति पर आरएसएस की सभा पर रोक किसने लगाई? विद्या भारती के 125। ये फैक्ट है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी नहीं है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से चैनल नहीं चला करते हैं स्वयं प्रकाश जी, ये फैक्ट है। पत्रकारिता मत सिखाइए सर। साउथ दमदम में रामनवमी पूजा पर रोक लगाई, कोर्ट में मामला गया कि नहीं? हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट ने फटकार लगाई कि नहीं लगाई? बाद में आपने ये रोक हटाई कि नहीं हटाई? जय श्री राम के जयकारे पर लोगों को हिरासत में लिया गया कि नहीं लिया गया? और सबसे बड़ी बात है स्वयं जी, मैं सर, बहुत शानदार डिबेट चल रही है, कोई किसी के बीच में नहीं बोल रहा है, तो अभी सवाल सुनिए। और आखिर में नहीं सर प्लीज, अगर सवाल पूछना आपको किसी बीजेपी का या सपा का या किसी का आपको एजेंडा लग रहा है तो सर वो मेरी दिक्कत नहीं है, ये फिर आपके सोच की दिक्कत है। सवाल सुनिए आप क्या कहते हैं? और यही राम मंदिर, सुनिए सर सुनिए, यही ये सवाल मैंने कल भी पूछा था। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई जनता के फंड से बना, तो अभी ममता दीदी ने कहा कि नहीं ये तो चुनावी गिमिक है। तो फिर आप सरकारी पैसे से मंदिर बनवाइए, तो ये चुनावी गिमिक क्यों नहीं है? इन सारी बातों का, इन सारे होमवर्क का क्या रिप्लाई है आपके पास? नहीं सुनिए, नहीं देखिए, मंदिर बनना, क्या आप इसके खिलाफ में है क्या? मुझे इस बात का जवाब दीजिए। नहीं, मैं नहीं खिलाफ में हूं, लेकिन राम मंदिर कैसे चुनावी गिमिक हो गया था? आपको पता, जनता के पैसे से बनाया, सरकारी पैसों से बना मंदिर गिमिक नहीं है। सुन लीजिए, पहले सुनिए, जब जवाब, अरे आपको चिल्लाना तो चिल्लाते रहिए, फिर टीवी डिबेट मत किया कीजिए। आपको जब जवाब नहीं सुनना है, आप पहले धैर्य से पूरा जवाब सुनिए। बिल्कुल। अगर आप डेवलपमेंट अगर कहीं भी होता है, आपको पता है
कितने लोग घूमने आते हैं पश्चिम बंगाल में, दीघा का पर्यटन करने के लिए कितने लोग गए हैं, करोड़ों लोग जाकर के वहां पे दीघा धाम में दर्शन कर चुके हैं। आपको पता होना चाहिए इस्कॉन के लोगों को जमीन दी गई है, या आपको पता होना चाहिए यहाँ पर जो कंकाली तला मंदिर है, आपको नहीं पता है। आप टीवी चैनल कंकाली तला मंदिर कहाँ है पता ही है आप मुझे, आपको पता है उसका डेवलपमेंट हुआ है, काली घाट मंदिर का डेवलपमेंट हुआ है, दक्षिणेश्वर मंदिर का डेवलपमेंट हुआ है, शरीफ मंदिर का मस्जिद का डेवलपमेंट हुआ है। अब मंदिर मस्जिद चर्च तो सर अयोध्या भी चले जाते विजय शर्मा, अयोध्या में भी एयरपोर्ट बन गया, रेलवे स्टेशन बन गया, सड़कें बहुत चौड़ी हो गई, लाखों दुकानें खुल गई, नए रेस्टोरेंट खुल गए, पूरे इलाके में विकास हुआ है, हिंदुओं से गिरफ्तार करते और वो पूरे इलाके में विकास हुआ है। विजय शर्मा आप फिर वही बात है, ये यही डबल स्टैंडर्ड है स्वयं प्रकाश जी। कोई गिमिक नहीं है विजय प्रकाश, हाँ नहीं ठीक है, आपका मंदिर गिमिक नहीं, उनका मंदिर गिमिक है, सीधा काम, उनका मस्जिद गिमिक नहीं, किसी और का मस्जिद गिमिक है। चलिए विजय शर्मा, छुपे नहीं है, राकेश जी सबके सामने है, पारदर्शी। राकेश जी कुछ तथ्य देश के सामने, बंगाल की जनता के सामने, होम मिनिस्टर सामने रखे, उसका जवाब है इनके पास। आप मुझे बताइए, जब वाम दल सरकार में थे उससे पहले 127 रुपए थी, जब पूरे राष्ट्रीय औसत जो है 100 रुपए थी, वो 70 रुपए के आसपास कैसे आ गई, 73 रुपए के आसपास कैसे आ गई, उसका जवाब है इनके पास। कोई जवाब नहीं मिलेगा, बीच में रोकना टोकना, ये डिबेट करने की शुरू कर देते हैं, वो इनके पास नहीं। भय की बातें, 300 कार्यकर्ता मौत के घाट उतार दिए गए बीजेपी के, ये कौन सा लोकतंत्र है भाई? 3000 लोग आज भी अपना घर गांव छोड़ के भागे हुए हैं, उनको कहते हैं टीएमसी ज्वाइन कीजिए, उसका जवाब दीजिए। 7000 कंपनियां 2011 से आज तक चलेगी, वो किस लिए चलेगी, उसका जवाब दे दीजिए। आप मुझे बताएं, गाय तस्करी, आपके नेता आपके मंत्रियों के घर करोड़ों रुपए मिलते हैं, उसका जवाब दे दो। कितने लोग आपके जेल में चले गए, उसका कोई जवाब नहीं है आपके पास। भाई जवाब तथ्य के आधार पर दीजिए, इधर आए बाएं साए मत बोलिए। आपसे होम मिनिस्टर साहब ने बंगाल की जनता के सामने, बंगाल की धरती से कुछ सवाल पूछे हैं। आपका धर्म बनता है, आप युधिष्ठिर दुर्योधन इधर उधर की बातें करना, आप सीधा बताइए कि ये आंकड़े देखिए होम मिनिस्टर साहब, तो आप वो बातें नहीं करेंगे। आप इधर की बात के ऊपर सड़क पर उतरने वाली ममता दीदी अब कहां सो गई? बांग्लादेश के अंदर इस तरह का अत्याचार हो रहा है। ठीक, 30 सेकंड स्वयं प्रकाश पुरोहित, फिर तारिक खान आपके पास आ रहा हूं, 30 सेकंड रिप्लाई करिए। खून नहीं खोलता। हाँ ठीक है, स्वयं प्रकाश पुरोहित बोलिए। थैली लेकर के, अपनी मशीन लेकर के रास्ते में खड़ा है, अपने वेरिफिकेशन कराने के लिए डॉक्यूमेंट्स लेकर के। ये क्या, कैसी हालत में आपने देश को लाके खड़ा कर दिया भाई? डिजिटल इंडिया की बात करते हैं ना आप लोग। रोहित जी, मैंने जो सवाल खड़े किए उनका कोई जवाब दे दीजिए। अरे जीडीपी में आप 22वें नंबर पे आ गए, 30वें नंबर से, उसका जवाब दे दीजिए। भाई को बंगाल चाहिए, आप जो सवाल खड़े किए उसका जवाब दीजिए ना, तथ्य पे दीजिए ना। अगर त्रिपुरा में इधर उधर की क्यों करते हो? मुझे बताइए, कश्मीर आप मुझे, मैंने आपके 4-5 तथ्य सामने रखे, उनका जवाब दो ना। गृह मंत्रालय की नहीं थी क्या? रोहित जी, मैं बड़े सम्मान के साथ आपसे में जो बम ब्लास्ट हुआ, जिम्मेदारी गृह मंत्रालय की नहीं थी क्या? सवाल पूछे, अगर इन्फिल्ट्रेशन कहीं भी होता है, ठीक है, ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूं। तारिक खान जी, 1 मिनट हो गया सर, हो गया। तारिक भाई, अभी इन्होंने कहा कि मंदिर बना तो ये डेवलपमेंट हो गया, तो मंदिर तो बहुत अच्छा है, भले वो सरकारी फंड से ही बने, और यहाँ पर जनता के फंड से मंदिर बना, फिर भी अयोध्या में परिवर्तन हुआ तो वो गलत हो गया। 1 मिनट रुक जाइए, यही सहूलियत की सियासत होती है। तारिक खान, अरे तो आप उसको नहीं, हम तो सहूलियत की सियासत क्यों? हम तो सभी नेता को यह अधिकार है। बस मुझे ये नहीं समझ में आता कि वो हिंदूवादी लोग जो दिन भर हिंदूवादी संगठन इसका झंडा उठा के चलते हैं, वो ममता की तारीफ क्यों नहीं कर पा रहे हैं कि कितना बड़ा काम कर रहे हैं? तो तारीफ अमित शाह ने की कि स्वागत योग्य है मंदिर बनाना, लेकिन अब मरहम लगाने से कुछ नहीं होगा। अच्छा, अब तो एक बात और बताइए, अभी बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा कि ममता दीदी का धर्म है अमित शाह के सवालों का जवाब देना। बिल्कुल सही बात है, उनकी धरती पे जो मगर दूसरे नेता जो कि गृह मंत्री हैं, उनका धर्म नहीं है जवाब देना कि इतने आतंकवादी हमले हुए, दिल्ली में हुआ, पहलगाम में हुआ, ये धर्म किसका है? ये धर्म तारिक खान का है जवाब देना। ये धर्म अमित शाह का नहीं है, क्योंकि वो गृह मंत्री नहीं है, वो गृह मंत्री नहीं है, तब धर्म कहां चला गया? नहीं, ठीक है सर। रशीदी जी, अभी ये मंदिर पर बोल रहे थे, जब तुलना की तो आतंकी हमले पर चले गए। रशीदी जी, नहीं देखिए, सवाल ये है, इसमें कोई दो राय नहीं, पूछना चाहिए और जवाब भी देना चाहिए। बीजेपी के जो प्रवक्ता है
प्रश्न को जवाब देना चाहिए, इसमें कोई दो राय थोड़ा ही है। जो भी सवाल जनता की तरफ से आए या नेता की तरफ से आए, सरकार का दायित्व बनता है जवाब देना। तारिक जी को जैसे जवाब लीजिए। अरे सुनिए भाई, अरे सुनिए, आप एक मिनट रशीदी जी को सुन लीजिए, पहले आता हूं विजय जी। बताइए मुझे, सुनिए, हमने सुनिए, सुनिए। नक्सलवाद खत्म कर दिया, हमने बोडो आतंकवाद खत्म कर दिया, बताइए नगा आतंकवाद। नहीं, कुछ चीजें मैं ये कहता हूं, विपक्ष के लोगों को भी कम से कम पक्ष के लोगों के साथ में सांठगांठ तो बनानी चाहिए। जब आप सुबह से शाम तक बैठकर उनको गालियां देंगे तो फिर आपके सवाल का जवाब कैसे मिलेगा? जब आप उनसे कहेंगे चलिए ये हो गया, वो हो गया, ठीक है, और चलिए वक्त इतना ही है, वक्त इतना ही है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। किसकी सहूलियत की सियासत, कौन असल में मंदिर मस्जिद की जिद पर अड़ा हुआ है, सब देखिए, वक्त की बात है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।